हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 जो कि है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 11 से 17 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने लघुतरीय प्रश्न के 10 प्रश्न जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। आज हम लोग 11 से लेकर 17 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और लघुतरीय प्रश्न के बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? तो आइए आपको इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि चूंकि हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट हैं, तो इसका फल ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है, यानी कि वो बड़ा होता है, ठीक है, तारे की अपेक्षा। तो इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती जो भी किरणें होती है वो वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण अगर थोड़ा सा भी विचलन होता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है और ये हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो क्रियाएं तारों में होती हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण उनकी किरण जो होती है वो अगल बगल मुड़ जाती है, ऐसा ग्रह या फिर चंद्रमा से आती हुई किरणों में नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा या ग्रह से जो आती हुई किरणें होती हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके कारण इनकी किरणें जो हैं वो अ, अगर थोड़ी सी भी विचलित होती हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है और ये हमें टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते हैं। चलिए, तो यहाँ प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। ठीक है, क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित का मतलब होता है कि वो वायुमंडल में छितरा जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? आसपास फैल जाना या छितरा जाना, जो हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है उसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, जिसमें मुख्यतः लाल रंग होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है? लाल रंग का। तो इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य जो होता है वो रक्ताभ प्रतीत होता है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर। 13 की किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? यस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ अधिकतर प्रश्न जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, चाहे वो लघु उत्तरीय में पूछे या फिर दीर्घ उत्तरीय में पूछे। ठीक है, तो सबसे पहला, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है? ठीक है, कोई भी दृष्टि दोष का आपको नाम दे देगा या फिर उसको डिफाइन करने को कहेगा, या फिर आपको डिफाइन करके और फिर उसका उपाय क्या है ये भी दे सकता है। ठीक है, देखिए दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं यहाँ आपको डिफाइन भी करना है और किस प्रकार इसका निवारण होता है ये भी बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए अधिकतर निवारण दिया है, लेकिन कभी कभी पूछता है क्यों ये होता है। इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न ना लघु में भी और दीर्घ में भी आए थे। ठीक है, अथवा करके, अथवा का मतलब ये होता है कि आपको 2 में से कोई एक का उत्तर देना है। तो मुझे तो सारे ही आ रहे थे बट मैंने दिया नहीं था। ठीक है, इस चैप्टर के सारे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो मुझे उतने पसंद नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन।
तो इसलिए न्यूमेरिकल पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने लिखने वाले प्रश्न जो होते हैं उस पे ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे प्रश्न जो है और ये चैप्टर जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर। और मैंने जैसे आपसे कहा कि इसमें से कौन कौन सा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्यों। देखिए यहाँ पे इसलिए मैंने रेड पेन से इन दोनों को किया है, क्योंकि ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष की व्याख्या जो है वो भी आया हुआ है। अब 14 नंबर प्रश्न में आप देखिए तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण मैंने आपको 9 नंबर प्रश्न में करवा दिया है, तो सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, और उसके पहले इंद्रधनुष की व्याख्या जो है वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उत्तर आप 9 नंबर प्रश्न में जो मैंने आपको वर्ण विक्षेपण का उत्तर बताया था वही आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिलहाल 13 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। तो जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहां पे कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो सिवाय एक कलर के कि काला, उसके अलावा वहां पे कोई भी कलर आपको नजर नहीं आएगा, है ना। तो इस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। या फिर अगर आपसे ये पूछे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों प्रतीत होता है, तो उसका भी कारण यही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 में मैंने आपको बताया कि इंद्रधनुष की व्याख्या करने को कह रहा है, तो इंद्रधनुष की व्याख्या हम आपको यहाँ पे करके बता देते हैं। उसके अलावा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा है, तो जो प्रश्न का उत्तर मैंने आपको 9 नंबर में वर्ण विक्षेपण का डिफाइन जो किया है, वर्ण विक्षेपण के बारे में जो डेफिनेशन लिखा है वही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इंद्रधनुष की व्याख्या करने के बाद। ठीक है, 2 प्रश्न आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आइए बताते हैं इंद्रधनुष की व्याख्या हमें कैसे करनी है। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, और इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं। और ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे कह रहा है कि असंख्य वर्षा की बूंदें, ठीक है, असंख्य वर्षा की बूंदें प्रिज्म से व्यवहार करती हैं। प्रिज्म में क्या होता है, जब सूर्य का या कोई भी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी इसी तरह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और वो 7 रंग हमें जो है वो दिखाई देती हैं, और हमें इंद्रधनुष जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष क्या है, किसे कहते हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि रेलवे की सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। इसका उत्तर यहीं पे दिया हुआ है। इसका कारण ये है कि लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वो धुएं में, ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि ठंड के मौसम में अधिक कोहरा होता है, स्मॉग होता है, फॉग होता है, इस कारण से वो धुएं में कम प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णन का मतलब चारों ओर जो है वो कम विकृत होता है। विकृत का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो इस कारण से वो जब कम प्रकीर्णित होगा तो लाल रंग जो है वो हमें, जब वो ज़्यादा विकृत नहीं होगा तो हमें वो प्रॉपर दिखाई देगा। तो इसलिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश जो है वो लाल रंग का ही रखा जाता है, क्योंकि वो स्मॉग में, फॉग में, बारिश हो, किसी भी सिचुएशन में वो विकृत नहीं होता है, यानी कि प्रकीर्णित नहीं होता है। इसको मैंने अपने तरीके से भी बता दिया है, यहाँ पे इसका उत्तर लिखा है, आप दोनों में से कोई भी जो है वो लिख सकते हैं, जो मैंने बोला वो, जो समझाया वो, या फिर यहाँ पे जो संकेत में दिया है वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है कि श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण है। ये तो क्लियर हो चुका है। तो प्रत्येक रंग का तरंगदैर्घ्य एक दूसरे से भिन्न है, सबका तरंगदैर्घ्य एक बराबर नहीं है। तो भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के लिए प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और इस कारण विभिन्न रंग की किरणों का प्रिज्म से विचलन भिन्न भिन्न होता है। विचलन भी अलग होगा, तरंगदैर्घ्य भी अलग होगा। ठीक है,
तो अतः श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों बैजानी हपीनाला यानी कि जो 7 रंगों में श्वेत प्रकाश विभक्त होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस शॉर्ट नेम के थ्रू आप इन 7 रंगों को याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में या फिर वो जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें यानी जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी बनती है तो उनमें कौन कौन से 7 रंग हैं। तो इसके थ्रू आप हिंदी में उन सारे नाम को याद रख सकते हैं। इंग्लिश में भी एक नेम है वाइब्स्योर करके, शायद उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे ऊपर में लगा दूंगी इंग्लिश वाला जो नेम है। जैसे कि यहाँ पे हर रंग का पहला वर्ड लिया गया है। बैगनी का बै है, जामुनी का जा, नीला का नी है, हरा का ह है, पीला का पी है, नारंगी का ना है और लाल का ला है। वैसे ही इंग्लिश में भी इन सारे रंगों का जो नेम होता है उन सब का फर्स्ट लेटर लिया गया है। जैसे बैगनी का वॉयलेट हो जाएगा, जामुनी का इंडिगो हो जाएगा, ठीक है, नीला का ब्लू हो जाएगा, ठीक है, हरा का जी हो जाएगा, पीला का येलो वाई हो जाएगा और नारंगी का ऑरेंज हो जाएगा और लाल का रेड हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट लेटर को जोड़ करके इन सारे रंगों का जो इंग्लिश में फर्स्ट लेटर उनको जोड़ के एक वर्ड बनता है। उस वर्ड का नाम यहाँ पे मैं शो कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, उसको भी याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है बैजानी हपीनाला में बढ़ जाता है। चूंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, तो परिणाम स्वरूप विभिन्न रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है। और यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश का एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में अगर हम कहें तो इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक अलग अलग होने के कारण इन सारे रंगों का प्रिज्म से विचलन अलग अलग होता है। और इसी कारण ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरते हैं तो इसके जो अवयव होते हैं वो सफ़ेद पर्दे या दीवार पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रश्न संख्या 16 का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अभी तक किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है ये मैंने आपको अभी पहले भी बता दिया है। प्रश्न संख्या 9 में मैंने आपको बताया है कि वर्ण विक्षेपण क्या है, आप उस उत्तर को यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो आइए आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है इसमें कि वर्ण विक्षेपण क्या है या फिर किसे कहते हैं। तो इसको पढ़ते हुए चलते हैं कि जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है, ठीक है। ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं, ठीक है। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, ठीक, और बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है। वर्ण क्रम को ये देखिए, ये है वो नेम इंग्लिश का जिसे हम विबग्योर, ठीक है। तो आप इस शॉर्ट नेम के थ्रू जो 7 रंग हैं उनको याद रख सकते हैं। हिंदी में हो तो उसको बैजानी हपीनाला और इंग्लिश में विबग्योर के थ्रू आप इन 7 रंगों को याद रख सकते हैं कि कौन कौन से 7 रंग स्पेक्ट्रम में होते हैं, ठीक है। तो वर्ण क्रम को विबग्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। वे कांच, पानी आदि भिन्न अपवर्तनांक माध्यमों में अलग अलग गति से बढ़ते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश की गति लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ये आपको पता है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के पुंज को गुजारा जाता है तो 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये थोड़ा सा डिटेल था कि एक्चुअली क्यों होता है ये घटना, ठीक है, कैसे होता है। उसमें जो कलर हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि बैगनी रंग के प्रकाश की गति लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की गति अधिक होती है, बैगनी रंग की कम होती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, ठीक है। तो ये सब आप
कॉमन है, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और सबसे पहले ये चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, फिगर आप ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आपको फिगर भी आता है बनाने को कि एक श्वेत प्रकाश से एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर जो 7 रंग हमें प्राप्त होता है उसका फिगर बनाने को आपको दे सकता है, तो आप उसमें ये फिगर बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश ये प्रिज्म से होता हुआ जब जाता है तो हमें ये स्पेक्ट्रम यानी वर्णपट प्राप्त होता है, बैजानी हपीनाला। आप देखिए लाल रंग कम मुड़ रहा है जबकि बैगनी रंग काफ़ी अधिक मुड़ता है। ठीक है, तो ये आपको बनाना होगा। अगर आपको ये प्रश्न में देता है कि आपको स्पेक्ट्रम दिखाना है बना करके कि कैसा होता है वो, तो आप इस फिगर को बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 17 प्रश्न थे और मैंने 17 प्रश्न को 2 पार्ट में करके आप लोग को सॉल्व करवाया है। पिछली वीडियो में यानी कि लघु उत्तरीय के पार्ट 1 वीडियो में मैंने 10 प्रश्न सॉल्व करवाए थे और आज के इस वीडियो में मैंने 7 प्रश्नों को सॉल्व करवा के लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख के समझाऊं और समझाया भी है काफ़ी हद तक। आई होप कि ये सारे बच्चे समझ गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न पूछना है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एक चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताऊँगी, जिसमें टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न हैं। ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को खुद से बना भी लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लघु उत्तरीय में करवा दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारे प्रश्न 6 प्रश्न जो है वो करवाऊंगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।